स्वागत है क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक जून 2021। Up to discussed content, whatever the things we discussed, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा था that in my next session I will start my journey from a growing middle class and envisage an end to privileges। मैंने ये कहा था कि यहां से आपकी पढ़ाई शुरू। इन आवर मदर लैंग्वेज वी कैन से उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की परिकल्पना की। इट मीन्स टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द न्यू थिंग्स what was willing to happen in that time in France। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया असंतोष का, चर्चा किया सरकार की नीतियों का, चर्चा किया जनता की परेशानियों का। अब हम अगले पक्ष की चर्चा करेंगे, जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई जो मैंने आपको बताया था ना, पादरी वर्ग, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, पादरी वर्ग के बाद कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग के बाद थर्ड स्टेट। मैंने बोला था, मैंने आपको यह भी बताया है कि पादरी वर्ग को काफी विशेषाधिकार थे, भगवान का रूप है। कुलीन वर्ग सामंती थे, वो टैक्सेस लेते थे। मतलब इन लोगों को टैक्स देने में का ज्यादा लफड़ा नहीं लेना था। लेना सरकार को देना है ना, लेके कुछ रखना है फिर देना। तो जो तृतीय स्टेट था, थर्ड स्टेट, अब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किसान है, फिर निम्न वर्गीय किसान है, और उसमें भी एक शिक्षित वगैरह का सेगमेंट था। लेकिन वो थर्ड स्टेट में आते थे। क्यों? चूंकि पहला दो वर्ग तो एक तो ईश्वर का है, चल रहा है, दूसरा वो समाज का है, कुलीन वर्ग, कि अगर आप उस वर्ग से हैं तो आपका पुत्र भी उस वर्ग में ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही। यह जो सेगमेंट नंबर 3 था, जिसमें मैंने बताया था कि थर्ड स्टेट में एक सेगमेंट किस चीज का था, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, एडवोकेट्स। अब ये गेम चेंजर बनने जा रहे थे। दे आर गोइंग टू बिकम अ गेम चेंजर इन द सिनेरियो ऑफ फ्रांस पॉलिसी। परिस्थितियां बदल रही थी, सोच बदल रहा था। यह लोग अब कमाकर, अब किसानों की तो, छोटे किसानों की तो स्थिति का कहना नहीं, किसान तो किसान ही है बेचारे। दे आर विलिंग टू गेट सम मनी आफ्टर डूइंग सम जॉब एंड ऑल। लेकिन यह जो वर्ग था, यह बदल रहा था, यह वर्ग बदल रहा था। अब इस चीज को समझो, कर तो पहले भी बढ़ रहे थे ना। कर तो आज, अरे भाई भारत की चर्चा कर लो ना भाई, मैं अपने देश की चर्चा करता हूं, मैं बड़ा ही राष्ट्रभक्त हूं, राष्ट्रवाद एकदम भरा हुआ है। वो आज 80 रुपए का डॉलर और कभी 58 रुपए का डॉलर, 2014 की बात कर रहा हूं, दादाजी के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन है क्या अब की बात, मोदी सरकार। डॉलर क्या होगा? अभी मैं कल ईंधन भरवाने गया हुआ था। इस पेंडेमिक कंडीशन में, कोरोना रूपी महामारी में पता ही नहीं चला कि पेट्रोल का दाम कब 98 रुपया हो गया। पेट्रोल का दाम नहीं है बढ़ रहा, उसके साथ साथ कर, यह जो कर का खेल है ना, टैक्सेस का खेल है, ये हमेशा होते रहता है। आप डेली लाइफ में अपने गैस वाले से पूछिएगा, वो बोलेगा कि अब सब्सिडी आता कहाँ है सर, ऐसे ही ले लीजिए। मतलब देना नहीं है, अब लेना है, देते जाइए। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं।
वी फील प्राउड दैट वी आर एन इंडियन। तो कर फ्रांस में पहले भी बढ़ रहे थे, विरोध पहले भी हो रहा था, कर बढ़ रहा है, गरीब जनता पर बोझ बढ़ रहा है, तो आज जैसा है वैसे पहले भी वो विरोध करते थे। लेकिन व्हाट हैपेंड विद देम दैट ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑल द ऑपोजिशन, उनका जो अपोज करने का जो ये होता था वो कुछ एक्सक्यूट नहीं होता। वो हिंदी में एक है, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग के दीप ही देत बुझा। गरीब की बात कौन सुनेगा? इस चीज को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं चूंकि हिस्ट्री है। इफ आई विल नॉट कनेक्ट द कंटेंट विथ द करंट सिनेरियो देन यू विल थिंक दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, हाउ वी कैन रिमेम्बराइज। बट इफ आई विल कंपेयर दैट सिचुएशन बाय द करंट एग्जाम्पल, then definitely you will become able to understand and grab the concept behind my statement, whatever I am trying to give it to you. यह सत्य है, इस चीज को समझो। चूंकि किसान थे, निशक्त थे उस जमाने में फ्रांस में, तो उनकी बात विरोध को कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा था कि तीसरे स्टेट का वह समूह जो समृद्ध हो गया और शिक्षित हो गया, मीन्स इकोनॉमिकली साउंड एंड वेल एडुकेटेड, एक्चुअली ड्यू टू हैविंग मनी, एनरिचमेंट इन देयर स्टेटस एंड ड्यू टू गुड नॉलेज, इसके पैसे और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में मतलब अच्छा होने का मतलब क्या है? मीन्स दे आर continuously in contact with the good thoughts. क्रांति में विचारों का ही खेल होता है, तो ये अच्छे अच्छे विचारों के संपर्क में आने लगे। 18वीं 18th सेंचुरी में एक नए ग्रुप का जन्म हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जिसे मिडिल क्लास कहा गया। क्या बोला गया? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास था क्या? जिसने समुद्र, मतलब जिसको कि आप नॉन अदर देन यू कैन से टू देम दैट ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड, पहले तो हवाई जहाज तो चल नहीं रहे थे ना, तो ओवरसीज ट्रेड मतलब क्या हो गया? समुद्र से जुड़ा हुआ व्यापार, समुद्र के रास्ते से किया जाने वाला व्यापार। तो जो ओवरसीज ट्रेड के कारण वूल और सिल्क, जब ओवरसीज ट्रेड होने लगे तो वुलन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स के उत्पादन के प्रोडक्शन के बल पे सेल आउट सेल इन करके दे अर्नड लॉट ऑफ मनी। उत्पादन हुआ, समुद्र के रास्ते से व्यापार हुआ, व्यापार से राशि प्राप्त हुई। अब उनके सामाजिक स्तर में विकास होने लगा, उनके सामाजिक स्तर में विकास होने लगा, उनके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी ड्यू टू डूइंग बिजनेस। तो भैया उन्होंने पैसा कर लिया। अब कारण तो स्पष्ट था, अब वुलन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स या तो अमीर लोग वहाँ के खरीदेंगे, नहीं तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा। अमीर भी खरीदेंगे, दे विल गिव मी द मनी, और जो एक्सपोर्ट होगा फ्रॉम देयर ओनली आई विल गेट द मनी। इट मीन्स इन बॉटम लाइन फैक्ट दैट ड्यू टू अभी कि अब वो वेस्ट नहीं होने जा रहा है, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेस्ट। Definitely we will like grab money with the help of trade, overseas trade. हमें आमदनी होगी, पैसे मिले। अब इस तीसरे स्टेट में यह जो सेगमेंट था, इसमें कौन कौन आया? इसमें व्यापारी आया, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल आए, एडवोकेट आए। ये सभी बॉटम लाइन फैक्ट समझो, ऑल ऑफ देम आर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। अच्छा पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या मिला उनको कि जो दुनिया के जो अच्छे विचार थे वह भी उनको समझने का मौका मिला। दे गॉट द कॉन्सेप्ट, हैव अ सीट, दे गॉट द कॉन्सेप्ट that
व्हाट आर द गुड थॉट्स, क्या अच्छे विचार हैं। फ्रॉम देयर ओनली दे मेड अ कॉन्सेप्ट कि भाई किसी भी समूह में जन्मना विशेषाधिकार नहीं है, उसके कारण विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, दे आर ओपनली गोइंग टू चैलेंज। वो पादरी वर्ग पर चैलेंज था, वह कुलीन वर्ग पर चैलेंज था। मतलब बॉटम लाइन फैक्ट समझो, मेरा इतिहास वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। मैं किताब में नहीं है, मैं तुमको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जो एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि दे आर हैविंग a single concept that you are not going to be supposed as an extraordinary person because due to you born in his family, कि आप इस परिवार में जन्मे, इसके कारण आप गुणी हो, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। यह वस्तुतः कहाँ चोट था? यह वस्तुतः पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के ऊपर किया जाने वाला चोट था। आज तक तो वो यही काम करके आ रहे थे कि पादरी के परिवार का हर व्यक्ति पादरी होगा, कुलीन वर्ग का हर व्यक्ति कुलीन होगा, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन अब हो क्या रहा था, जो आप इस लाइन के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से नहीं समझेंगे। अब थर्ड स्टेट के वह लोग कुलीन वर्ग में एंट्री ले रहे थे। पैसा ही चाहिए ना, सोशल स्टेटस ही तो चाहिए। नाउ वी आर हैविंग, और वह जो ले रहे थे ड्यू टू हैविंग देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इसलिए उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यह विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, इसको गलत करार दिया। एंड दे स्टार्टेड अपोजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू जो यह थर्ड स्टेट का ये जो ग्रुप था, एडवोकेट, एडुकेशनलिस्ट, बिजनेसमैन, इनके हिसाब से इनका कहना था, इस चीज को याद रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नटसेल मैं अब बोल रहा हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नटसेल, अगर ये शब्द या ये वाक्य अगर याद रह जाएगा, देन डेफिनेटली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो है ना सो कर भी पूरा लिखोगे। पहला लाइन, समाज का वर्गों में बटा होना। दूसरा लाइन, विशिष्ट वर्गों के लिए विशिष्ट अधिकार, नॉन अदर देन विशेषाधिकार, पादरी और कुलीन वर्ग। यह था। और तीसरा थर्ड स्टेट, जिसमें पढ़े लिखे वकील, कर्मचारी वगैरह और किसान, मध्यम, छोटा सा बेचारा गरीब गुरबा, यह सोसाइटी थी। होल्ड ऑन, विरोध शुरू। अंडर ब्रैकेट, तृतीय वर्ग के एडवोकेट, एडुकेशनलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन में अंडर ब्रैकेट, ड्यू टू ओवरसीज ट्रेड, पैसे की आमदनी में बढ़ोतरी। एक सोच का जन्म, क्या कि व्यक्ति को उसके जन्म से विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। अपोज, यही विरोध था। किस चीज पर यह विरोध था? क्या हुआ? यह किस चीज पर विरोध था? यह विरोध था फ्रांस की सभ्यता, वह सभ्यता जो वर्षों से चली आ रही थी, वह पैमाने जो वर्षों पहले बनाए गए थे, उस पर यह ओपन चैलेंज था। रिक्वायरमेंट क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या था पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, कि जन्म के आधार पे विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही नटसेल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाए जिसमें जन्म के आधार पे उसको विशेषाधिकार नहीं मिले। एंड दिस वन वाज द की, ये की कंटेंट है बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता। अब थोड़ा काम दे देते हैं।
3-4 लाइन जॉन लॉक के बारे में और जिया जॉक के बारे में और रूसो, जिया जॉक, जॉन लॉक। जॉन लॉक पॉलिटिकल साइंस का बाप है भैया। जॉन लॉक जो है ना, उसको आपको पढ़ना है पॉलिटी में। रूसो आपको जानना है पॉलिटी में, पॉलिटी छोड़िए, दर्शन शास्त्र में भी जानना है, फिलॉसफी में भी जानना। तो इनके बारे में थोड़ा 2-4 लाइन एक पता करके रखिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर सभी चीज़ों पर विस्तार से क्लास लिया जाएगा ना तो 3-4 साल लगता है, लेकिन करना तो 10 महीने में रहता है। तो उतनी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं, लेकिन हाँ, मेरा दायित्व तो है कि मैं आपको बोलूँ कि जस्ट गो ऑन गूगल एंड हैव गूगल रूसो, जॉन लॉक कि भाई कौन थे, जिया जैक कौन थे। तो इन चीज़ों को आप जानिए। क्यों? चूँकि जॉन लॉक पर मेरी अगली परिचर्चा जो शुरू होगी वो जॉन लॉक से शुरू। धन्यवाद।